नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर सबसे एक लास्ट पार्ट था। हमने अलग अलग पार्ट्स देखे। उसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा एक्टिव वॉइस और पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशंस का हमारे एनिमल के अंदर, फिजिकल लाइफ के अंदर या हमारे फिजियोलॉजी के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि एनर्जी खर्च होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती। अब हम इसका एक लास्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जैसा कि नाम से ही पता है, एंडो का मतलब आंतरिक और साइटोसिस का मतलब कोशिका के अंदर आना। यानी वास्तव में ये एक प्रकार का अंतर्ग्रहण है। यानी कोई भी कोशिका यदि अपने अंदर की तरफ किसी पदार्थ को या किसी मटेरियल को, बैक्टीरिया वायरस को अंदर की तरफ लेते हैं, उस प्रक्रिया को हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। ये एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया सिंगल सेल में होती है। हमारे एनिमल फिजियोलॉजी में चूँकि फूड एंड डाइजेशन में भी ये प्रक्रिया होती है और दूसरे और भी पार्ट है जहाँ पर ये प्रक्रिया देखी जाती है। क्योंकि जब कोई भी एक कोशिका है, मान लीजिए हमारे पास में कोई सेल है और यहाँ कोई एक पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल को यदि अंदर की तरफ लेना है तो ये प्रक्रिया ही एंडोसाइटोसिस या अंतर्ग्रहण कोशिका कहलाएगी। कोशिका का किसी पदार्थों का अंदर की तरफ लेना एक प्रकार से एंडोसाइटोसिस होगा। यानी किसी कोशिका का बाह्य पदार्थ जो हमें अंदर की तरफ लेना है उसको अंतर्ग्रहण करना ही एंडोसाइटोसिस होगा। जैसे अमूमन हमने एक देखा एग्जांपल है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस या कोई अन्य माइकोप्लाज्मा का यदि इन्फेक्शन हो जाए या संक्रमण हो जाए तो डब्ल्यूबीसी, चूंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर अलग से सुडोपोडिया बने हुए होते हैं अमीबा की तरह ही, और यदि कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई पार्ट आ जाए तो उसको अंदर की तरफ ले लेती है और धीरे धीरे उसको अंतर्ग्रहण कर लेती है और अंत में उसको खत्म कर देती है। इस प्रकार से यदि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है तो ये इस प्रकार से उसको एक इन्वेजिनेशन, एक फूड कप बनाती है। ये एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे फूड कप। और ये फूड कप के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर इन टेम्परेरी यहाँ पर सूडोपोडिया बन जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया कोटपाद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है जो टेम्परेरी सूडोपोडिया बनाती है और इस प्रकार से किसी मटेरियल को अंदर की तरफ ले लेती है और उसको इस प्रकार से ग्रहण करती है। ये होगा हमारे पास में एंडोसाइटोसिस। अभी एंडोसाइटोसिस भी हमारे पास में दो टाइप का होता है, क्योंकि इनके नेचर के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण कर दिया। एक हमारे पास में है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जैसा कि हमें पता है कि यदि कोई मटेरियल जिसको इंगल्फ करना वो सॉलिड मटेरियल्स हो या ठोस पदार्थ हो तो हम उसको कहेंगे फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया। यानी किसी सॉलिड पार्टिकल्स या ठोस पदार्थ को कोशिका अंदर की तरफ ग्रहण करती है तो हम उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और इस प्रक्रिया को ही हम सेल ईटिंग कहेंगे, कोशिका भक्षण की प्रक्रिया भी कहेंगे। यहाँ ऐसा करने से एक विशेष प्रकार की वेसिकल्स का निर्माण होता है। वेसिकल्स का मतलब एक गोल प्रकार की संरचना बनती है, उसी को हम क्या कहेंगे, वेसिकल्स। या हम इस प्रोडक्ट को या इस पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, वेसिकल्स। और यदि ये सॉलिड पार्टिकल्स है तो ये जो बनी हुई प्रक्रिया है इसको हम कहेंगे फेगोसोम। यानी वेसिकल जो बनेगा इनगल्फ करने के बाद में जो बनेगा पार्ट उसको हम कहेंगे फेगोसोम। अब ये फेगोसोम के अंदर जो फूड पार्टिकल्स आया है या बाहर से जो मटेरियल आया, सॉलिड मटेरियल्स, चूंकि इसको हमें इनगल्फ भी करना है क्योंकि ये सिंगल सेलुलर सेल्स है, इसके साथ में अन्य प्रकार के जो मटेरियल्स है
वो लाइसोसोम्स जुड़ जाएंगे इसके साथ में, और लाइसोसोम जुड़ के साथ में ये फेगोसोम हो गया, इसी के साथ ही लाइसोसोम जुड़ गया और अपने मटेरियल इसके अंदर की साइड में डाल देता है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेल के अंदर ही, जैसे ये हमारे वेसिकल्स बन गई, इसके साथ ही हमारे पास में लाइसोसोम्स भी जुड़ जाएगा। लाइसोसोम जुड़ गया, चूंकि ये लाइटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा और लाइटिक जो एंजाइम्स है वो इसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर पचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने देखा होगा कि मनुष्य के अंदर जो पाए जाने वाला भोजन का प्रकार है, डाइजेशन है, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन चूंकि हमारी कुछ कोशिकाएं जो सिंगल सेलुलर है और कुछ विशेष प्रकार का काम करती है, उन कोशिकाओं के अंदर भी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। ये एक प्रकार का इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है। अंतः कोशिकीय पाचन भी है। भाई ये कोशिकीय पाचन हम जानते हैं कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होगा। वह कोशिका, वह पाचन जो किसी सेल ल्यूमन कैविटी के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं बाह्य कोशिका पाचन या एक्स्ट्रा सेलुलर पाचन। चूंकि यहाँ पर पर्टिकुलर सेल के अंदर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे इंट्रा सेलुलर या अंत्य कोशिकीय पाचन। तो ठीक, फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया में कोई मटेरियल यदि सॉलिड है, ठोस मटेरियल है, तो बनेगा, उसे हम सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया कहेंगे। अंदर की तरफ एक विशेष प्रकार की वेसिकल्स बनेगी और जो प्रक्रिया बन जाएगी या जो वेसिकल्स बनेगी उसको हम कहेंगे फैगोसोम। फैगोसोम के साथ में चूंकि जो लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम इसके साथ में अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद में उसका डाइजेशन अंदर ही हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया सेल ईटिंग या फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। अब ये प्रक्रिया पाई कहाँ पर जाती है? चूंकि ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पाई जाती है एक तो WBC के अंदर और विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनके अंदर ये प्रक्रिया पाई जाएगी, और तीसरा हमारे पास में मैक्रोफेजेस। चूंकि ये सभी ऐसी सेल्स है जो कि हमारे बैक्टीरिया, वायरस या माइकोप्लाज्मा जब आ जाता है या बाहर का कोई मटेरियल आता है उसको अंदर की साइड में लेती है, प्रोसेसिंग करती है और उसके अंदर लाइसोसोम की सहायता से इसको खत्म कर देती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे पास में फैगोसाइटोसिस प्रकार की प्रक्रिया होगी। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट है पाइनोसाइटोसिस। बी हमारे पास में है पाइनोसाइटोसिस। चूंकि नाम से ही पता है, यदि कोई मटेरियल हमारे पास में लिक्विड है, लिक्विड मटेरियल है, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। चूंकि ये लिक्विड होने के कारण जो वेसिकल्स बनेगी, यहाँ पर भी वेसिकल्स का निर्माण होगा और ये वेसिकल्स का निर्माण लिक्विड होने के कारण इस प्रक्रिया को हमने नाम दे दिया सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग की प्रक्रिया कहलाएगी, क्योंकि लिक्विड पानी अंदर की तरफ आ रहा है तो हमने इसको सेल ड्रिंकिंग का नाम दे दिया। और यहाँ पर मान लीजिए ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर ये कोई लिक्विड मटेरियल बाहर से आ गया, तो इस लिक्विड मटेरियल को यदि किसी सेल ने इनगल्फ किया है तो ये जो प्रक्रिया बनेगी अंदर की साइड में, ये जो प्रक्रिया बन रही है, ये वेसिकल जो बन रहा है, इस वेसिकल को ही हमने नाम दिया पाइनोसोम। याद कीजिए, वहां पर हमने नाम दिया था फैगोसोम और यहाँ पर नाम दे रहे हैं पाइनोसोम। इस प्रकार ये प्रकार की सेल ईटिंग प्रक्रिया हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास में पाइनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। कभी कभार क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस। टाइप्स ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये जो सेल ईटिंग प्रोसेस है, फैगोसाइटोसिस है, ये फैगोसाइटोसिस दो टाइप का हो सकता है, क्योंकि इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है कभी कभार। एक तो हमारे पास में कोलाइडोपैक्सी, ध्यान दीजिए सवाल बहुत ज्यादा आता है, और दूसरा हमारे पास में क्रोमोपैक्सी। क्रोमोपैक्सी और कोलाइडोपैक्सी। कोलाइडोपैक्सी पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है। यदि कोई कोशिका, क्योंकि सॉलिड मटेरियल तो है ही, लेकिन किसी कोलोइड पार्टिकल को यदि इनगल्फ करती है
तो हम उसे कहेंगे कोलाइडोपैक्सी। और यहाँ यदि छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोजन, क्रोमोजन छोटे पार्टिकल्स के रूप में, यानी फेगोसाइटोसिस में छोटे क्रोमोजन्स के पार्टिकल्स को यदि अंतर्ग्रहण करती है तो हम उसे कहेंगे क्रोमोपैक्सी। यदि लार्ज मॉलिक्यूल्स है, कोलॉइड पार्टिकल्स है, ये इसकी कंपोजिशन है, काफी बड़े हैं, सो इट इज कॉल्ड ए कोलाइडोपैक्सी। ध्यान से देखें तो कोलाइडोपैक्सी वास्तव में किसी भी प्रकार की सेल ईटिंग कोलाइडोपैक्सी ही कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि जो भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, वो कोलाइड स्टेज के अंदर ही होता है। वो सभी अन्य प्रकार की कोलाइड की स्टेजेस हैं, उसको कहेंगे सॉल, जेल, इमल्सन्स, एरोसोल, जो 4 प्रकार की प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशंस होती है, उसमें से ये चूंकि जो भी प्रक्रिया होगी हम उसे कोलाइड पार्टिकल्स ही कहेंगे। और कोलाइड के बड़े पार्टिकल्स है तो कोलाइडोपैक्सी, यदि छोटे पार्टिकल है तो हम उसे कहेंगे क्रोमोपैक्सी। ये हो गया टाइप्स ऑफ द फेगोसाइटोसिस। अब हमारे पास में 2 प्रकार के, एक अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं। अमीबा जो है, अमीबा एक सिंपल प्रकार का एनिमल्स है और उसके अंदर जितने भी फीडिंग बिहेवियर है, भोजन अंतर्ग्रहण की जो विधियां हैं, वो इस फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस के माध्यम से ही होती है। जैसे सरकमफ्लुएंस, सरकमफ्लुएंस, सरकमवेलेशन, तीसरा हमारे पास में इंपोर्ट, और एक पार्ट और है इन्वेजिनेशंस। ये जो प्रक्रियाएं हैं ये सारी की सारी एक प्रकार की एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया है, जिससे ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, प्लस यहाँ अंदर की साइड में लाइसोसोम जुड़ते हैं। पहले इसका एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम बनेगा और फिर बाद में हमारे पास में एल्केलाइन मीडियम बन जाएगा और फिर बचा जो भोज्य पदार्थ है उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो ये फेगोसाइटिस और पैनोसाइटोसिस हमने अमीबा के अंदर 11th के अंदर भी देखा है, उसको इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। हमारे पास में एक और मॉडल है जो कि कोशिका के अंदर की साइड में जाता है, दैट इज एन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यानी वहां पर किसी प्रकार की प्रक्रिया का कोई रिसेप्टर नहीं थे, ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया थी। अंदर की साइड में जो भी मटेरियल अंदर की साइड में जा रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा था। अब हम देखते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के अंदर डिफरेंट क्या है, क्या खास है। नंबर 1, ये प्रक्रिया के अंदर निम्न चीजों को अंदर की साइड में लिया जाता है। द नंबर 1 इज हार्मोन्स, नंबर 2 इज प्रोटीन, तीसरा हमारे पास में है विभिन्न प्रकार के वायरसेस, वायरसेस को अंदर की साइड में लेना। हार्मोन हो, प्रोटीन हो, वायरसेस हो, या हमारी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो शरीर के अंदर आखिरकार प्रवेश किस प्रकार से करती है, वो हमारा एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि ये किस प्रकार से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है। किसी भी सेल में यहां सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेल के अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर्स उसको अंदर की साइड में रहते हैं। मान लीजिए कि हमने एक रिसेप्टर्स देखा इस प्रकार से बना हुआ है, इसका मुंह इस प्रकार से बना हुआ है, ये किसी पर्टिकुलर पार्ट को अंदर की साइड में लाता होगा। जैसे कि यहाँ मान लीजिए यहाँ रिसेप्टर बना हुआ है
इस प्रकार से, और इस प्रकार से मुंह बना हुआ है और ये इस रिसेप्टर्स को लेके आता है। ये रिसेप्टर्स को अंदर लाने के बाद में, यानी पहले क्या होगा, ये जितने भी प्रोडक्ट बाहर की तरफ आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, हार्मोन, प्रोटीन, वायरस, एंटीबायोटिक्स जिनको अंदर की साइड में आना है, इन सभी प्रोडक्ट को हम एक नाम दे देते हैं लिगेंड्स। और चूंकि ये लिगेंड्स है और लिगेंड्स सबसे बाद में ये एक प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएंगे जिसे हम कहेंगे रिसेप्टर्स। ध्यान दीजिए, वो प्रोडक्ट जो कि बाहर से अंदर की तरफ जाना, ये सभी प्रोडक्ट हार्मोन, प्रोटीन और एंटीबायोटिक्स कहलाएंगे लिगेंड्स। और चूंकि रिसेप्टर्स जो है, ये रिसेप्टर्स हमारे पास में रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पर पहले से ही मौजूद है। कहां पर मौजूद है? ये सेल मेम्ब्रेन पर, कोशिका झिल्ली पर। अब हमारे पास में जो लिगेंड्स है, यानी जो बाहर से आने वाला प्रोडक्ट है, वो रिसेप्टर के साथ फ्यूज होगा और हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम कहेंगे लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? लिगेंड है आने वाला प्रोडक्ट, रिसेप्टर वहां पर मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमारे पास में बन गया लिगेंड रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है चारों तरफ से, अब हम इसको लिखते हैं लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसके चारों तरफ एक कोटेड बन जाती है, उसको हम कहेंगे कोटेड पिट, जो इसको प्रोटेक्शन देता है। क्या बन जाएगा हमारे पास में? कोटेड पिट। इस कोटेड पिट के अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होती है। क्या होती है? विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ताकि ये इसको डिसइंटीग्रेट नहीं करे। किसको? कोई भी सेल जो बाहर से आती है उसको खत्म कर सकती है, लेकिन जब लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसको चारों तरफ से हम कोटेड प्रकार के पिट्स बना देंगे, ये कोटेड पिट वास्तव में एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है। क्या होती है? प्रोटीन्स होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर ये सेल के अंदर आ जाएगी। जब कोटेड पिट सेल के अंदर आ जाएगा और उसके साथ में ये अंदर आके इसको फ्री कर देती है। ध्यान दीजिए, हार्मोन, प्रोटीन, वायरस या बैक्टीरिया है, ये जो बाहर से प्रोडक्ट आने वाला है, इस प्रोडक्ट को हमने एक नाम दे दिया, क्योंकि ये रिसेप्टर के माध्यम से ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। सिंपल थिंग। अब ये जितने भी बाहर से आने वाले प्रोडक्ट है उसको हमने नाम दे दिया लिगेंड्स। और चूंकि सेल मेम्ब्रेन पर पहले से ही प्रत्येक पदार्थ के अलग अलग रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, अब ये बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स लिगेंड्स प्लस रिसेप्टर्स एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना दिया और ये हो गया हमारे पास में लिगेंड रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अंदर घुसता है, जब ये धीरे धीरे यहाँ बंदर बन जाएगा, चारों तरफ से एक बंद बन जाएगा, तो एक यहाँ चारों तरफ से प्रोटीन बन जाती है जिसे हम कहेंगे कोटेड पिट। उस कोटेड पिट के माध्यम से चारों तरफ से कवर होकर अंदर की साइड में आता है और अंदर की साइड में आने के बाद ये मुक्त हो जाएगा। फिर वापस क्या होगा? ये कोटेड जो पिट्स है वो सब फ्री हो जाएगी। इस प्रकार से यदि कोई रिसेप्टर्स अंदर के साइड में किसी को लेके आता है तो हम उसे एक नया नाम दे दिया, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन की सबसे बड़ी विशेषता है कि सेल किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को अंदर नहीं आने देती जो कि उसको नहीं चाहिए। जो सेल को प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट यहाँ पर अंदर की साइड में आ सकता है, दूसरा कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए सेल के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन, उसकी परमेबिलिटी, इसीलिए हम उसको कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वो अपनी सेलेक्टिविटी के आधार पर उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे प्रोडक्ट को अंदर लाती है और वापस बाहर निकालती है। इसीलिए उस मेम्ब्रेन का नाम ही हमने नाम दे दिया है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसकी कार्य के आधार पर ही नामकरण किया है। वो जो प्रोडक्ट चाहिए उसी को अंदर लाती है। ये हो गया हमारे पास में रिसेप्टर मीडिएटेड या लिगेंड रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले थे ब्राउन एंड गोल्डस्टीन। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार सवाल पूछा जा सकता है। साइंटिस्ट जिन्होंने ये थ्योरी दी और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। इन्होंने आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया।
इस प्रक्रिया को समझने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आती रहती है। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस बाय लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स थ्योरी। लास्ट पार्ट हम देखते हैं, चूंकि ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया। हमारे पास में लास्ट पार्ट है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है बाहर या कोशिका से कोई प्रोडक्ट को बाहर निकालना। अभी तक हमने सारे प्रोडक्ट को कोशिका के अंदर की साइड में लिया था। अंदर की साइड में लेने की प्रक्रिया को हमने कहा था एंडोसाइटोसिस। अब जो प्रक्रिया है उसको हम कह रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। मान लीजिए कोई एक सेल है, अब इस सेल के अंदर बहुत सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं, अब यहाँ पर कुछ बना है। मान लीजिए कि हमारे पास में प्रोटीन बना है और उसको बाहर निकालना है। वो भी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलेगा और वेसिकल से होता हुआ बाहर निकलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या गोल्जी बॉडी से होता हुआ बाहर निकलता है। यानी कोई भी प्रोडक्ट जो कोशिका के अंदर बन रहा है और वो कोशिका से बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये एक्सोसाइटोसिस हमको जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये बाहर नहीं निकले तो ये विषाक्त प्रोडक्ट हो जाएंगे। अमीबा के केस के अंदर हमने देखा, मान लीजिए ये अमीबा है और इस अमीबा के अंदर कोई फेगोसोम बन गई, ये धीरे धीरे छोटी होती जाती है और लास्ट में जो बचती है वो किसी सेल से होती हुई बाहर चली जाती है। इसी को हम कहते हैं इजेशन। यानी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बच गया उसको हमें बाहर निकालना है, नहीं तो कोशिका टॉक्सिक हो जाएगी, विषाक्त हो जाएगी, कोशिका खत्म होने की संभावना रहती है। ये तो हुआ हमारे पास में एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालने की। अमीबा में एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालते हैं, वो प्रक्रिया भी एक्सोसाइटोसिस ही है। और हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट भी है, वो तो था अनयूजफुल। जैसे हमारे पास में यूजफुल प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोटीन है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ हो रहा है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर हो रहा है और सेल मेम्ब्रेन से होती है आउट बाहर जाएगी। इस प्रक्रिया को भी हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस कहेंगे या कोशिका से बाहर निकलने की प्रक्रिया कहेंगे। ये हो गया हमारे पास में एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि एक्सोसाइटोसिस के अंदर प्रोटीन तो हो ही गया, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ WBC है या लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट और स्पेशली हमारे पास में बी लिम्फोसाइट, जो कि विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी का सिक्रेशंस करती है, या हम कहेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का सिक्रेशंस करके बाहर निकालती है। ये प्रक्रिया भी एक्सोसाइटोसिस है और इसी से हमारे पास में एंटीबॉडीज का निर्माण होगा। एंटीबॉडी यदि बन गई और लिम्फोसाइट के अंदर ही रही तो हमारे तो किसी काम की है नहीं। यदि कोशिका से बाहर आएगी और पर्टिकुलर प्रत्येक सेल्स में जाएगी तभी उसका बेनिफिट होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ये प्रक्रिया हो गई हमारे पास में एक्सोसाइटोसिस। इस चैप्टर में सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी। ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, ऑस्मोरेगुलेशन पैरामीशियम, ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा और फ्रेश वाटर एनिमल्स हो, चाहे फिशेस हो, मेराइन वाटर हो या दोनों टाइप के हो या टेरेस्ट्रियल हो, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हो, रिसेप्टर मीडिएटेड हो या कोलाइडोपैक्सी एंड क्रोमोपैक्सी, इन सब पे सवाल हर जगह पर पूछा जाता है। और ऑस्मोरेगुलेशन ये होमोस्टेसिस के पार्ट के अंदर ये एक्सक्रीशन के साथ में जोड़ के कहीं पे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।